क्या? अभी हम सोच लें, अभी हम सोच लें। अरुण का क्लास वो तो उनको बताया था ना कि 250 तक ऐसा काम करेंगे कि उससे आगे लिंक नहीं होगा उसका। मेरी 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 डियर, वो इस वक्त ऐसा काम करा रहे हैं कि 250 के बाद उसका इस काम से लिंक नहीं होगा। उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया है, समझ आ गई? अब आप उधर भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं। जल्दी डिसाइड करो ना, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जो मेन बात है फिर वो करनी थी, ऐसी इधर उधर घुमा फिरा के बातें कर रहे हो। आप लोग निकाल लें भाई पेज 560, पेज 560 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 46। In the light of provisions of Sales Tax Act 1990 and rules made by Khaluji, briefly explain as to the chargeability/adjustment of sales tax in respect of each of the following dependent scenarios. इंडिपेंडेंट है, पेज 561 कल तक निकल आएगा इंशाल्लाह। 560। अच्छा जी, इसका मतलब बताएं क्या है? चार्जेबिलिटी/एडजस्टमेंट। चार्जेबल सेल होती है और एडजस्ट पर चेज होती है, यानी इनपुट। कुछ एडजस्टमेंट सेल वाली होंगी वर्किंग 3 टाइप, और कुछ एडजस्टमेंट्स परचेज वाली होंगी वर्किंग 1 टाइप। चार्जेबिली बिली टी। भाई आप तो FR2 हाइब्रिड में बैठे होते हो, ग्लासेस वाले भाई। टेक्स्ट में भी हो? ओके, टेक्स्ट में ज़्यादा बच्चे थे इसलिए शायद मैंने कभी नोट नहीं किया। पॉइंट 8 से शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर, इसके सर से चादर उतारो। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज किया, तो इसमें आप लोगों ने ये लाइन डाल के आनी है। भाई न्यूमेरिकल नहीं होगा, मैं आपको बता दूं अभी। इसमें आप लोगों ने ये लाइन डाल के आनी है। अच्छा, ये देखें, ये लाइन पहले तो आप ये लिखाएंगे कि इनपुट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर इज अलाउड। फिर अगली लाइन लिख के आएंगे, इनपुट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर शेल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ आउटपुट। इसको 90% ऑफ आउटपुट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, तो ये ज़रूर आपने लिख के आना है। सेक्शन 8B के 1 की सेकेंड लास्ट लाइन। मटेरियल परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। परचेज की एडजस्टमेंट है, सेल की, परचेज की। मटेरियल खरीदा है फॉर ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल खरीदा है। कौन जहन में आ रहा है? अनारकली। तो मटेरियल मटेरियल यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी परचेज क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो लिख के आएंगे हम के a registered person shall not be entitled to deduct input tax paid on बोले 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 on goods used in immovable properties such as building and construction material. Therefore this input is inadmissible. उसने पूछा था एडजस्टेबल है या नहीं, तो अनएडजस्टेबल या इनएडमिसिबल ये लिख के आएंगे। सेक्शन 8 इसमें लिख के आएंगे।
पॉज करो जरा। अच्छा जी, लोकल सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, बताएं जी। एक्सेलेंट, एग्जाम्ड सेल, हाईलाइट करें, सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री इज एग्जाम्ड। ये खुद कॉटेज इंडस्ट्री है या ये किसी कॉटेज इंडस्ट्री को आगे चीजें बेच रही है? खुद कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री की सेल तो माफ होती है, बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये नोट कौन कर रहा है ऐसे कि 46 के ए का वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई हमने कर लिया, ऐसे कोई नोट कर रहा है? हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, कौन कर लेगा? अभी नोट कर लेना, ताकि हाँ आप नोट कर लीजिएगा, ताकि लेक्चर प्लान में मैं इसको डाल दूं। ओके, नेक्स्ट जी, एक ही दफा ये सारे डाल देना क्वेश्चन के एंड पे जी। अगला देखिए भाई, पढ़ लो यार, थोड़ी मेहरबानी, 0.5 पढ़ लो। अच्छा जी, ये सेल का एडवांस है या परचेज का एडवांस है? सेल का एडवांस है। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट मंथ। अभी एडवांस आ गया, सेल अगले साल होनी है। बचाएं जी, इसको परचेज में डालें, सेल में डालें? सेल में। हमारे साल की सेल में अगले साल की सेल, हमारे महीने की सेल में अगले महीने की। As per the definition of time of supply, the time of supply is earlier of the when the cash is received or when the goods are delivered. In this case, the cash is received earlier, therefore it will be chargeable to tax. Chargeable का शुरू लिख के आएगा, it will be chargeable, या it will be allowed as input या not. Payment of machine fuel by one of director, taxable goods sold on installment based to a customer at a price including markup. किसी को हमने मार्कअप डालकर चीजें बेची हैं, मार्कअप डालकर, तो चीजों की फेयर वैल्यू वीओएस होगी। इफ द एक्सक्लूडिंग मार्कअप का लफ्ज तो वहां नहीं लिखा हुआ था। इफ द टैक्सेबल इज सेल टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट विच इंक्लूडिंग सरचार्ज, देन ओपन मार्केट प्राइस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। वो आपकी बात ठीक है कि मार्कअप शामिल नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग मार्कअप, बट लिख के ये जवाब आना था असल में। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल, मशीन का फ्यूल खरीदा है बाय वन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर ने खरीदे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, और मशीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, मशीन से आगे टैक्सेबल गुड्स बन रही हैं। तो बताएं जी, वर्किंग वन में इसका इनपुट रिकॉर्ड करेंगे या डेड करेंगे? क्यों? सेक्शन 73 क्या कहता था? बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट हो या डायरेक्टर के बैंक अकाउंट से पेमेंट हो? बिजनेस। आए आए, मरहबा मरहबा, जी आया नू, जी आया नू, हुण जाया नू। पेमेंट मस्ट बी फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर। ये लाइन लिख के, द पेमेंट शुड बी फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर, अदरवाइज बायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। देयरफॉर दिस इनपुट इज नॉट एडमिसिबल। एडजस्टेबल की जगह एडमिसिबल ज्यादा अच्छा लफ्ज होगा। देयरफॉर दिस इनपुट इज नॉट एडमिसिबल। अच्छा, पॉइंट 2 अभी आप नहीं कर सकते, तो बस अब भाई लिख देना 46 क्वेश्चन किया है हमने। इसका ए का किया है एक्सेप्ट 2, और बी भी कर लिया इंशाल्लाह, बी अभी करा देता हूँ। 1 कर लें। मुफ्त चीज़ें बेची हैं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, क्योंकि नौकरी के टाइम लिखा हुआ था, तो मुफ्त में चीज़ बेची है तो सेल में जाएगी। तो लिखें फ्री प्रोविजन ऑफ गुड्स, falls under the definition of supply
Therefore, it is chargeable to tax. Okay. Under the Sales Tax Act and 1990 and rules made thereunder, briefly describe temporary sales tax registration. Also state the rights, obligation and responsibilities of person holding temporary. बस सारे लिख के आने. राइट्स भी उनके लिखे हुए थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग वो प्लांट इंपोर्ट कर सकते हैं. ऑब्लिगेशंस भी उनकी लिखी हुई थी कि उन्होंने सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवानी है. ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही चीज़ होती है, उन्होंने रिटर्न जमा करवानी है और सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस इशू नहीं कर सकते. सारी चीज़ें लिखी हुई थी. तो बस 46 के बी में ये सारा लिखाना है. 47 टैक्सेबल गुड्स ऑफ. अच्छा, इसमें उसने ना सिर्फ सारी चीज़ें सेल की डाली हुई हैं. VOS चार्जेबल टू टैक्स, एडमिसेबल नहीं पूछा. ऑल्सो स्टेट द रीज़न. तो टैक्सेबल गुड्स ऑफ 8 लाख वॉज सोल्ड टू वन ऑफ द डीलर्स. अब ये एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल में आ रही थी, इधर थ्योरी में आ रही है, तो थ्योरी तो फिर याद करनी पड़ेगी ना, फिर इसमें से लिख के आएंगे. टैक्सेबल गुड्स ऑफ 8 लाख वॉज सोल्ड टू वन ऑफ द डीलर्स. द अमाउंट इज नेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट which was in accordance with the norms. The discounted price was not shown on tax invoice. टैक्स इनवॉइस पे डिस्काउंटेड प्राइस शो नहीं हुई. तो थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें तो है नहीं, इसलिए डिस्काउंट माइनस करने की इजाज़त थी. बट हाँ, डिस्काउंट इज इन एंड डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस में शो होनी चाहिए. सो दैट्स वाई टैक्सेबल गुड्स ऑफ 8 लाख वर सोल्ड टू कस्टमर. द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 20% डिस्काउंट. तो ये डिस्काउंट अलाउ नहीं है, ये अमाउंट नेट है. अच्छा, वैसे देखने में ये फुल अमाउंट लग रही थी पहला फिक्रा पढ़ के. द गुड्स ऑफ 8 लाख वर सोल्ड, देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी. ऑफ 8 लाख वर सोल्ड, लेकिन आगे उसने लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज नेट. बस फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये अमाउंट नेट है. 8 लाख 80% पे पड़ा है, तो मुझे 100% दे दो. ओके. टैक्सेबल ये पॉइंट 2 इसका भी नहीं करना, उसका भी नहीं किया, इसका भी नहीं करना. एडवांस ऑफ 6 लाख का एडवांस वॉज रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन अप्रैल. अच्छा, इस सवाल में हमारा महीना भी बताया हुआ है. ओह नाइस, पिछले सवाल में नहीं बताया हुआ था. तो 6 लाख की चीज़ें हैं, वो उनका एडवांस मिल गया है और डिलीवरी अप्रैल में है, तो ठीक है, इट इज़ चार्जेबल टू टैक्स. पॉज करो. अच्छा, 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल वाज सोल्ड एट अ यूनिट प्राइस ऑफ 5000. हाउएवर रिटेल प्राइस वाज 6000. फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द रिटेल प्राइस. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1000 इंटू 6000 इज इक्वल टू 6 मिलियन. अच्छा, कैश डिस्काउंट जो है ना माइनस करने की इजाज़त नहीं है. ये FA2 का लेक्चर है, छोड़ो इसको. कैश डिस्काउंट ना माइनस करने की इजाज़त नहीं है. कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाज़त नहीं है. टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड एट उधार ऑफ 2/10 and 30. क्या मतलब होता है 2/10 and 30 का? पेन 10 days
pay in 10 days to avail 2% discount. Normally you can pay in 30 days. बस 30 दिन से ज़्यादा ना करना, लेकिन अगर 1 से 10 दिन के अंदर कर दिया तो 2% डिस्काउंट, और 11 से 30 दिन के अंदर किया तो कोई डिस्काउंट नहीं, 30 दिन के बाद किया तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। नहीं, वैसे सेल्स टैक्स में तो इजाज़त है 180 दिन के अंदर पेमेंट करने की, लेकिन इन्होंने आपस में 30 दिन का किया हुआ है तो ठीक है, वो तो इनकी अपनी मर्जी। टैक्सेबल गुड्स 4 लाख वर सोल्ड, 4 लाख की चीज़ें बेची हैं, कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 डेज, अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 डेज में चीज़ पैसे दे गया। तो आप बताएं 4 लाख माइनस 10% ऑफ 4 लाख में सेल बुक होगी या 4 लाख पे सेल बुक होगी? भाई ये डिस्काउंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं, 2% सॉरी मादरत, वो 4 लाख माइनस 2% और 4 लाख लिखना था। ये डिस्काउंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ। डिस्काउंट दो होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है अर्ली पेमेंट पे, तो ट्रेड डिस्काउंट तो अलाउड है और कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। ये माइनस नहीं हो सकता, ये सेल को कम नहीं करेगा। तो बताएं सेल फिर किस पे रखें, ग्रॉस पे रखें, नेट पे रखें? ग्रॉस पे रखें। ऊपर और ये वाली लाइन तो शायद आपको लिखने की जरूरत नहीं, गोल दायरे वाली, क्योंकि ये आपको बात पता है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है, कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। Okay. Another Sales Tax Act 1990 briefly discuss the chargeability of sales tax in case of retailers. रिटेलर्स की चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? बाहर निकल, छोटी छोटी खुशियां जी। चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन रिटेलर्स, पेज 512 पे पॉइंट 9। अच्छा जी ओके, तो रिटेलर्स के बारे में चार्जेबिलिटी ये है। प्लीज खामोश। Question 49. Under the provision of Statistics Act 1990, 48 का ए करवाया बस। 49. Under the provision of Statistics and rules made thereunder, explain whether the following persons are required to be registered. क्या इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना? भाई हले होर भी आ रहे हैं मुंडे पिछों, हद हुंदी है। मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज located in residential area of कोरंगी, कराची।
A manufacturer who is not running a cottage industry. आप बताएं ये कॉटेज इंडस्ट्री है या नहीं है? तो पूरी बात लिखाइएगा ना, दिस फैक्ट्री इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया इफ इट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उससे कम हो, सेल उससे कम हो और बिजली का कनेक्शन वगैरह लगा हो, देन इट विल बी अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड इट विल नॉट बी लायबल टू बी। हाउएवर इफ, अब ये 4 नंबर में पता नहीं, इसी के मुझे लग रहा है 2 नंबर होने हैं। हाउएवर इफ it does not fulfill all of the above conditions, then it will not be a cottage and it will be liable to be। तो वो लंबी बात हो जाएगी, क्या करें आप, अजीब सा ही सवाल है। हाँ, छोटे छोटे 4 पॉइंट बड़े करके लिखने हैं बस, और क्या करना है। अ रिटेलर हु साल की सेल इज 20 मिलियन। इसमें बस इस तरह लिखाइएगा कि अ रिटेलर इज नॉर्मली लायबल टू बी रजिस्टर्ड except a retailer who is required to pay sales tax through his बिजली का बिल। जिसने बिजली के बिल के जरिए, वो कौन से हैं, टायर 1 और अदर देन टायर 1 वो हमें नहीं पता। So if he is not paying tax through his electricity bill, he is required to be registered। इस तरह की लाइन डाल के आनी पड़ेगी फिर। अब क्या करें, नहीं पता हमें रूल ही नहीं पता। एक होते हैं बड़े रिटेलर, एक होते हैं, उसने बताया ही नहीं कि रूल क्या है, 20 मिलियन सेल वाला बड़ा होता है या छोटा होता है, मुझे नहीं पता। ये बड़ा रिटेलर है, आपको देखने में 20 मिलियन के जैसे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जवाब देके आइएगा, अ रिटेलर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एक्सेप्ट सच रिटेलर्स हु पे देयर सेल्स टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। इफ दिस रिटेलर इज नॉट पेइंग सेल्स टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन ही इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज ही इज अ टायर 1 रिटेलर। इस तरह भी लिख सकते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्जेम्प्ट सेल, यार इसको तो ना रजिस्टर करवाएं। मैंने माना कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन ऊपर एक हेडिंग लिखी है ना, अगर ये टैक्सेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं फिर तो माना कि होलसेलर डीलर वगैरह ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, इंपोर्टर वगैरह ने, होलसेलर ने करवाना है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ कौन सी सेल कर रहा है, सिर्फ होली कुरान बेच रहा है, तो अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, बस ठीक है। An exporter of taxable goods. If an exporter intends to obtain sales tax refund for his, then he is liable to be registered। अगर वो चाहता है, और कौन नहीं चाहेगा, इंटेंशन तो इसकी जरूर होगी। तो if an exporter is उसको 0 रेट का रिफंड चाहिए तो अपने आप को रजिस्टर कराए बस। तो पूरा सवाल हो गया ये तो। गुड्स एक्सपोर्टेड shall be charged to tax at the rate of 0%। What are the exceptions to this rule? कहते हैं सुना तो ये है कि एक्सपोर्ट 0 रेट होती है, इस रूल की एक्सेप्शंस कोई तुम्हें पता है बबलू? इस रूल की एक्सेप्शंस ये वाली 3, एक्सपोर्ट स्टेटर इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड और ये सारा। सेक्शन 4 का ABC नहीं, 1 2 3 पेज 513। फोर्टी 45 का सिर्फ A। However, under what situations the Inland Revenue may recover the sales tax from a person without issuing him a show cause notice? How and under what circumstances शो कॉज नोटिस दिए बगैर उससे रिकवर किया जा सकता है? How? By stopping removal and through attachment of bank account. Under what circumstance? Where a registered person pays tax less than indicated in return.
through stopping removal of goods and attachment of his business bank account. Under what situation? If he pays tax less than indicated in his return. सारा ही सेक्शन लिखाइएगा एंड तक। ये तो मैंने वैसे ही ज़रा तफसील आपको बता दी। हाउ, दो तरीके से, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। एक्स्ट्रा टैक्स एंड कैपेसिटी टैक्स, इन दोनों का डिफरेंस आपको मिल जाएगा सेक्शन 3 में, कहीं ढूंढ लीजिएगा। मतलब ये कि दोनों की डेफिनेशन ही होनी है ना। टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जो आज पढ़ा है, सेक्शन 5 या रूल 5A, 5A ही था शायद, घर जाके देख लीजिएगा, वो डायग्राम में जो पढ़ा था, रूल 5A, सेक्शन नहीं, जो आज नया चैप्टर शुरू किया है। डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेट सेल, ये किसी सफ़े पे डब्बा बना हुआ है, पता नहीं पेज नंबर भी नहीं मुझे ढूंढ के देते, आप पेज नंबर भी मैं खुद ढूंढूँ, सीए करने के बाद भी मैंने ही पेज नंबर ढूंढने हैं, ये लोग पेज में नहीं ढूंढ के दे। अच्छा भाई, वो ये एक पेज पे मैंने पढ़ाया था आपको, सुन रहे थे आप लोग? तेरी खैर। अच्छा, 522 प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सेस। रशीद और कुछ है या नहीं है? हुण मैं थ्योरी याद करांगा, भाई मैनू पता लग गया और कुछ हैगा या नहीं हैगा। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सेस / एडिशनल सेल्स टैक्स कलेक्टेड वाया रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ये एडिशनल लफ्ज़ इसने अपनी तरफ से डाला है, फिर इसको डाल लें। अब ये पता नहीं क्यों ये लफ्ज़ इसने निकाला, लॉ में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। एक्सेस 513 पे, सेक्शन 3B, हमने तो एक्सेस का लफ्ज़ ही पढ़ा था सेक्शन 3B में, उसका नया नाम इसने एडिशनल बना दिया। यार ये तो अजीब सा नाम तुमने डाला है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 38 तो पूरा हो गया। लिस्ट द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। वेयर सेल आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, they shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 4%. Goods exported shall be charged at the rate of 0%. List the exceptions to the following rules. Following rules की exceptions बतानी है कि 4% कब लगेगा या कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, जीरो रेट होगा या कब नहीं होगा, कब एक्सपोर्ट जीरो रेट नहीं होंगी और कब 4% नहीं लगेगा। एक्सेप्शंस बतानी है। तो एक तो वही है जो अभी पढ़ाया था, और इसमें फिर वो अनलकीली ना, वो नीचे जो स्यापा प्रोग्राम है, आपा आई स्यापा लाई, इस तरह बोलते नहीं होते ज़िंदगी में, वैसे ही कह रहा हूँ। पेज 509 वाला, ये हल्का फुल्का याद करना था। Type of exports which are outside the purview of zero rating. अच्छा, ये आपको मैं नॉर्मल क्लास में कराऊंगा। अच्छा, ये अभी नॉर्मल क्लास है हमारे लिए और नॉर्मल क्लास बाकी लोगों के लिए। हाँ, हम दीवाने हैं ना, हम आए हुए हैं, हमारे लिए अब नॉर्मल क्लास, उनके लिए नॉर्मल। ये तो वही है ना, जीरो रेट और एग्जाम्प्ट सेल। Well, now I will ask 2 questions and you will answer me. I will ask, you will answer me. You will answer me on records. अच्छा जी, 16 का ए कह रहा है कि 16 का बी तो आसान है ना, लिस्ट अब 16 पूरा ही हो गया। स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स 1990
90 relating to maintenance and retention of records by a registered person making a taxable sales. State the provision relating to maintenance and retention. Maintenance of records and रिकॉर्ड्स वाला सेक्शन कौन सा है? मेंटेनेंस भी और उनकी रिटेंशन भी. 522 भाई कैमरे को तैयार रखो, बस 7 मिनट बाद बंद कर देना है, क्योंकि वो उनसे वादा किया था कि हम 50 पे बच्चे इधर से उधर भेज देंगे. आजकल इनकी डिमांड ही बड़ी है, कभी कोई बुला रहा है इनको, कभी कोई बुला रहा है इनको. हाँ जी, किधर है सेक्शन नंबर कौन सा है? पेज 522. मेंटेन. स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू मेंटेन. मेंटेन ये वाला रिकॉर्ड करने हैं. 22 का 1 बस लिख के आना है, बाकी नहीं लिख के आना जरूरी. मेंटेन करने हैं सेक्शन 22 का 1. और रिटेंशन सेक्शन 24. ओके. अब इस सवाल को अगर मैं कंपेयर करूं इस सवाली से, वो कौन सा सवाल था जो जिसकी तरफ हम थे और फिर उधर चले गए थे? और 30. वेल डन. 32. आई रियली अप्रिशिएट यू. Identify the records which a registered person making taxable or exempt sale is required to maintain. वही सवाल है, रिकॉर्ड्स इसने मेंटेन करने हैं अपने बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस पे. ये 4 नंबर का है, तब 9 नंबर का था. ये क्या चक्कर है? नहीं, रिटेंशन तो उधर 1-2 नंबर की होगी ना, और 6-7 नंबर के रिकॉर्ड्स होंगे. इधर 4 नंबर के हैं. क्यों? डिटेल्स ऑफ कॉन्टेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ये लाइन लिखी हुई है असल में, इस वजह से ये छोटा है सवाल. डिटेल्स ऑफ कॉन्टेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. कॉन्टेंट्स आर रिक्वायर्ड बट डिटेल ऑफ कॉन्टेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. जरा बताएं क्या मतलब है इस बात का? डिटेल्स ऑफ कॉन्टेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड मतलब बताएं ना. पॉइंट ए में मैं क्या लिख के आऊंगा इस सवाल में? बस यहां तक लिख के आऊंगा. कॉन्टेंट्स आर रिक्वायर्ड बट उनकी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है. Contents are required but their detail is not required. Contents are required but their details. अच्छा, अगला तो सारा ही लिख के आएंगे क्योंकि अगले के अंदर तो वो डिटेल है ही नहीं कोई. अगला तो पूरा पूरा लिख के आएंगे. अगला तो पूरा पूरा लिख के आएंगे. तो बस ठीक है, कभी कभी ये कड़िच फ्राई करते हैं इस तरह का सवाल बना के. तो 22 का सारा लिख के आना है ये वाला, लेकिन डिटेल्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू may recover the amount of sales tax from a person without issuing him a show cause notice. इनपुट टैक्स की डेफिनेशन मांगी है और सप्लाई की डेफिनेशन मांगी है. वो एक्सपोर्ट्स बता दें जो जीरो रेट से बाहर हैं, वही डेफिनेशन. कोई 6 सिचुएशंस बता दें जब इनपुट माइनस नहीं कर सकते. सेक्शन नंबर थोड़ी सी 8 से उठा लीजिएगा, थोड़ी सी 73 से उठा लीजिएगा, थोड़ी सी मेरी तरफ से उठा लीजिएगा. List the persons who are required to be registered. List the persons who are required to be registered. तैयार रखो कैमरा, 3 मिनट रह गए हैं. List the persons who are required to be registered. 6 3 10 नस इन्होंने नस जाने, काबू भी नहीं आना मुंडिया ने. फिर सेक्शन 14 पेज 22. 22. Oh, okay. Guys, give me some time. I will put here 5. Change in rate of tax during a tax period.
ये तो सेक्शन पता नहीं 4 है, 5 है, ये तो सेक्शन 5 है। Discuss the conditions under which a registered person may file a revised return. Revision of return. A registered person may on approval of commissioner file a revised return to correct any revision of return की conditions. Return section 24 का 3 जी बिल्कुल, सेक्शन 26 का 3 मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड 9 नंबर का फिर आया हुआ है। कौन सी चीजें जीरो रेट हैं और कौन सी चीजें जीरो रेट नहीं है। सेक्शन 4। चलो यार, जाने में भी तो 2 मिनट लगेंगे। अल्लाह हाफिज।